बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरशद अजीज, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। जी स्टूडेंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर में सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पर फोकस करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an atom। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होता है वो मिशन स्पेक्ट्रम भी होता है और हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। तो डेट से हम इन दोनों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास जो ब्रांच होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है, जो इस हम चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा कितनी किस्म का होता है? तो स्पेक्ट्रा हमारे पास तीन किस्म का है। सबसे पहली काइंड है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल क्या है? दैट इज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा। चैप्टर नंबर 19 में ये बात पढ़ा है, तो ये एग्जांपल्स इसकी एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। नंबर सेकंड स्पेक्ट्रा है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल क्या होती है? दैट इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। चैप्टर नंबर 17 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और अब हम पढ़ना चाह रहे हैं डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। इसकी एग्जांपल क्या है? दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में याद रखिएगा स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट होती हैं। किसी एटम से निकलने वाली वेवलेंथ जो है वो स्पेसिफिकली उसी एटम से एमिट होंगी। हमारे पास इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। दैट से ऑनवर्ड हम जितने भी फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इस बात को जो जनरलाइज कर रहे हैं उस फिजिस्ट का नाम है रेडबर्ग। तो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज RH 1/p² माइनस 1/n²। तो रेडबर्ग के अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूला को जस्टिफाइड करेगी वो वेवलेंथ जो हाइड्रोजन एटम से या मिट हो रही हैं या ऑब्जॉर्ब हो रही हैं। वेयर RH क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। दैट इज 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर। फिजिकली हम इसकी वैल्यूज को E0/hc भी लिखते हैं, where E0 is the energy of the ground state, H is the Planck's constant, C is the speed of the light। यहाँ पर P और N क्या है? P और N एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। आप इसे सिंपली ऑर्बिटल नंबर्स भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला में एक कंडीशंस याद रखिएगा, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो लेस वाला क्वांटम नंबर होगा उसे हम P से डिनोट करेंगे और जो लार्जर वाला क्वांटम नंबर होगा उसे हम N से डिनोट करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर 5 सीरीज बनती हैं। हम अब इन सीरीज के फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए और डिफरेंट हमारे पास इसके वेरिएशंस के क्वेश्चंस भी याद होने चाहिए। देखिए सबसे पहली सीरीज जो है वो लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला है 1/λ इज RH 1/1² माइनस 1/n²। इस फॉर्मूला में P की वैल्यूज अगर हम 1 लगा दें तो ये लाइमन सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। N क्या होगा? N जो है वो P से लार्जर होना चाहिए। ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेट इज 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज ली जा सकती है। सेकंड सीरीज है बामर सीरीज। बामर सीरीज हमारे पास फॉर्मूला लिखा जाएगा 1/λ इज RH। अब इस फॉर्मूला में P की वैल्यूज 2 लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। N की वैल्यूज उसी तरह से 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी ली जाएगी। अब 2N की वैल्यूज नहीं होगी क्योंकि N की वैल्यूज P से लार्जर होनी चाहिए। पेस्चन सीरीज 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/3² माइनस 1/n²। N की वैल्यूज 4 से अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। ब्रैकेट सीरीज 1/λ इज RH 1/4² माइनस 1/n²। यहाँ पर N की वैल्यूज 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। फंड सीरीज 1/λ इज RH 1/5² माइनस 1/n² और N जो है वो 6 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसमें एक और बात याद रखिएगा, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करती हैं, बामर सीरीज विजिबल रेंज में लाई करेंगी, जबकि बाकी तीनों सीरीज पेस्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज जो हैं वो इंफ्रारेड रेंज में लाई कर रही होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बातें याद रखिएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ द ट्रांजिशन इज टर्मिनेटेड ऑन द थर्ड एनर्जी स्टेट, तो निकलने वाली हमारे पास सीरीज कौन सी होंगी? थर्ड एनर्जी स्टेट में अगर ट्रांजिशन टर्मिनेट हो रही है तो निकलने वाली हमारे पास जो सीरीज होगी वो पेस्चन सीरीज होगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ N फॉर ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए N की वैल्यूज क्या नहीं हो सकती? तो ब्रैकेट सीरीज के लिए N की वैल्यूज 1 से 4 तक कुछ भी नहीं होगी।
5 से ऑनवर्ड कोई भी वैल्यूज दी जा सकती है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से एंट्री टेस्ट के पेपर में आए हुए हैं, ये आपने याद भी रखने होंगे। अब एक और पैरामीटर इसका डिस्कस करते हैं जी। इसका हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हम देखना चाह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यूज क्या होगी तमाम सीरीज के लिए और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यूज क्या होगी। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप सबको पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होगा, दैट्स व्हाई वेवलेंथ और एनर्जी में भी इनवर्स रिलेशन होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी। तो किस ट्रांजिशन के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी? तो बात सिंपल है, जितना बड़ा दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस होता जाएगा उतनी बड़ी एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा? जब एन लाजमी तौर पर क्या होगा? इन्फिनिटी। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, लाइमन, पेस्चन, बामर किसी भी सीरीज की बात की जाए और पूछा जाए कि यहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकल रही है, एन की वैल्यूज क्या होगी, तो डेट मस्ट बी इन्फिनिटी। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता दें क्या होगी, तो देखें 1/λs। अब s फॉर शॉर्टेस्ट का वर्ड लिख दिया। लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिखें RH 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1/n का स्क्वायर, n की जगह पर मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया। तो 1/∞ क्या हो जाता है? 0। तो डेट से ये फॉर्मूला RH/1 हो जाएगा। दिस मींस डेट दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लें तो λs की जो वैल्यूज है वो क्या निकल आएगी? डेट इज 1/RH। देखिए एक तरीके का तो ये कैलकुलेशन है, एक इसका क्विक रिस्पांस याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला है जो लैम्डा एस होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर एनी सीरीज जो है वो पी स्क्वायर बाय आर एच के बराबर होगी। देखिए लाइमन में पी की वैल्यूज क्या थी? 1। तो इसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर ओवर आर एच। तो यही फॉर्मूला निकला। आपसे कहा जाता है बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? तो 2 का स्क्वायर 4, तो डेट इज 4/RH निकल आएगी। पेस्चन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? पेस्चन में पी की वैल्यूज क्या होती है? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या निकल आएगा? 9। तो 9/RH आंसर निकल आएगा। तो ये क्विक रिस्पॉन्ड होगा, आपको कैलकुलेशन किए बगैर अपने आंसर पर आ सकते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्लियर हुआ कि मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब वेरी नेक्स्ट लेवल से जंप आएगा। दिस मीन्स डेट n की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? p+1। ये भी एक एमसीक्यूज है। देखिए आपसे पूछा जाए लाइमन सीरीज में हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल रही है, n की वैल्यूज क्या होगी? लाइमन में p क्या था? 1। तो 1 + 1 आंसर 2 निकल आएगा। पेस्चन सीरीज के अंदर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकल रही है, n की वैल्यूज क्या होगी? पेस्चन में p का आंसर क्या था? 3। तो 3 + 1 आंसर क्या निकल आएगा? 4 निकल आएगा। तो ये जनरलाइजेशन मैंने कर दी। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पेस्चन सीरीज की कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1/λL, L फॉर लॉन्गेस्ट, डेट इज RH। मैंने पेस्चन सीरीज का फॉर्मूला लिखा 1/3 स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास 3 + 1 n की वैल्यूज 4 हो जाएगी, तो 1/4 स्क्वायर। तो 1/9 - 1/16, एलसीएम 144 आया, तो 16 - 9 7RH/144 निकल आएगा। ये 1/λL की वैल्यूज थी, तो λL की वैल्यूज निकल आएगी 144/7RH। देखिए इसमें भी एक हमारे पास सिंपल सी जनरलाइजेशन हो सकती है, फॉर्मूला बन सकता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होगा डेट इज इक्वल टू द p मल्टीप्लाई बाय n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द p प्लस n इनटू द RH। देखिए यहां पर p क्या था? 3, n क्या था? 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं? 12। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। p की वैल्यूज क्या थी? 3। n क्या था? 4। 3 + 4 क्या होंगे? 7 इंटू RH। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी अचीव किया जा सकता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि आप बामर सीरीज में λS/λL की रेशियो कैलकुलेट कर दें, क्या होगी? अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेशंस पर आएंगे, 1 बाय 1 पहले λS कैलकुलेट करेंगे, फिर λL कैलकुलेट करेंगे, फिर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो फिर बात आसान है। देखिए λS किसके बराबर निकलेगी? फॉर्मूला है p²RH। बामर सीरीज है, बामर सीरीज में p की वैल्यूज क्या होती है? 2। तो आंसर क्या निकल आएगा? डेट इज 4/RH। लैम्डा लॉन्गेस्ट के लिए देखिए p तो 2 ही रहेगा बामर में, जबकि बामर में n की वैल्यूज क्या हो जाएगी? अभी हमने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n की वैल्यूज क्या हो जाती है? p+1, तो डेट इज 3। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट की वैल्यूज क्या निकल आएगी? अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देते हैं। 2 × 3 क्या हो गया जी? 6, और 6 का स्क्वायर क्या निकलेगा? 36 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितने होते हैं? 5। तो ये 5RH। तो ये वैल्यूज निकल आई। अब आप इनकी रेशियो ले लें
तो रेशो किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, लैम्डा एस ओवर लैम्डा एल। लैम्डा एस क्या है 4 ओवर आर एच, लैम्डा एल की वैल्यूज क्या है 36 और ये 5 आर एच ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेट्स वाई ये आर एच से कैंसिल, ये इससे 9 से कैंसिल, तो आंसर 5/9 निकल आएगा। तो हम इसमें क्विकली रिस्पॉन्ड देते हुए यहाँ पे जल्दी कैलकुलेशंस कर लेंगे, अदरवाइज अगर फार्मूलाज याद नहीं है तो ये सारी कैलकुलेशंस 1 बाय 1 करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास पेज नंबर 204 में पेस्चन, लाइमन और बामर सीरीज की रेंजेस भी लिखी हुई है, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यूज एमिट हो सकती है। आपको एटलीस्ट बामर सीरीज की रेंज जरूर याद होनी चाहिए। अभी हमने बोला बामर सीरीज किस रेंज में लाई करेगी, विजिबल रेंज के अंदर, तो इसका मतलब है यहां पर बड़े से बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की। तो मैंने वो वैल्यूज लिख भी दी, दैट इज 656 नैनोमीटर से 356 नैनोमीटर के दरमियान लाई कर रही होती है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। एक देखो, एक इसमें वेरिएशन ऐसे भी पूछी जा सकती है, इफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आ गया, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस बतानी है। एक्चुअली यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन का मतलब है हमें मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन बतानी है, कितने पॉसिबल ट्रांजिशन करेगा 4 से 1 में आने के लिए, ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखें एक बात तो सिंपल है, 4 से डायरेक्टली 1 में आ सकता था। अगर लफ्ज मिनिमम पॉसिबल ट्रांजिशन का होता तो ये 1 ही थी भाई, 4 से वो ऑब्वियसली अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन अब हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता था कि पहले वो 4 से 2 में आता, फिर 2 से 1 में आता। ये भी पॉसिबिलिटी थी 4 से 3 में, और 3 से 1 में जंप कर जाता, 3 से 2 में भी आ सकता था। तो डेट से कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखें हर दफा ये लहदा से डायग्राम बनाकर जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, दैट गिव अस द पॉसिबल ट्रांजिशंस। n की वैल्यूज क्या थी, लार्जर वैल्यूज क्या थी 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या निकल आएगा, दैट इज 6। तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन आएगी इस सूरत में, 6 आएंगी। देखें एक बात और याद रखिएगा, ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है, इस फॉर्मूला को कब यूज कर सकते हैं, जब ट्रांजिशन जो टर्मिनेट करेगी फर्स्ट एनर्जी स्टेट में करेगी। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि देखें हमारे पास 8th एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके 5th एनर्जी स्टेट में आ गया, तो अब बता दें पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या होंगी, तो फिर ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं हो सकता। अब इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करने के लिए हम n माइनस पी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जनरलाइज है, आप दोनों जगहों पर भी यूज कर सकते थे। n माइनस पी फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल होगा वो एडिटेटिव लिया जाएगा, दैट्स वाई देखिएगा अब हुआ क्या, 8 माइनस 5 एडिटेटिव फैक्टोरियल, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 1, बिकॉज ये 3 फैक्टोरियल था तो आंसर 6 निकल आएगा। कोइंसिडेंट है दोनों आंसर 6 निकल आए, दैट डजंट मीन कि हमेशा ही पॉसिबल ट्रांजिशन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 6 ही निकलेगी। अब इसके बाद हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल है जी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है अबाउट द हाइड्रोजन एटम वो 1913 में प्रेजेंट किया गया। सेमी क्लासिकल मॉडल है, मतलब सम पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स एंड सम पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स, दैट्स हम इसे सेमी क्लासिकल मॉडल बोलते हैं। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग, कीवर्ड है जी विदाउट रेडिएटिंग। देखें हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करेगा या एक्सेलेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट करता है, जबकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट पोस्टुलेट कॉन्ट्राडिक्शन है क्लासिकल फिजिक्स की, ये क्लासिकल फिजिक्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा वो रेडिएट नहीं करता, दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी स्टेट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ दैट एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। इसके सेकंड पोस्टुलेट की साइड पर चलते हैं जी। सेकंड पोस्टुलेट है कि सिर्फ वो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स होंगी जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π निकलेगा, और एंगुलर मोमेंटम को आप सबको पता है, आप MVR भी लिखते हो, तो दैट्स व्हाई MVR इज इक्वल टू द NH/2π, वेयर वेलोसिटी कौन सी ली जा रही है, nth ऑर्बिट की, रेडियस भी nth ऑर्बिट का लिया गया। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा कोई भी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं होगी, इसका मतलब है एनर्जी स्टेट स्पेसिफिक होगी। अच्छा जी देखिए, सिंपल से क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज द h/2π, बिकॉज n की वैल्यूज 1 थी, और 19 चैप्टर में पढ़ा है दैट इज h कट, तो इसको याद रखिएगा, ये h कट भी लिखा जा सकता है। वैल्यूज भी 19 चैप्टर में इसकी पढ़ाए थे, दैट इज 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन आ जाए रेशो बता दे थर्ड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की डिवाइडेड बाय द
फोर्थ ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की, तो सिंपल इज दैट 3h/2 डिवाइडेड बाय द 4h/2 h/2 से कट जाएगा, तो डेट्स वाई हमारे पास ये रेशियो क्या निकलेगी, डेट इज 3/4। एल और एन में डायरेक्ट रिलेशन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो कंसेक्टिव ऑर्बिट्स का जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मतलब L5 माइनस L4 क्या होगा, L8 माइनस L7 क्या होगा। तो मैंने जनरलाइज करके लिख दिया Ln+1 माइनस Ln क्या होगा, तो ये h कट के बराबर ही निकलेगा, डेट इज द h/2 यहां पर ये पास्टुलेट हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से प्रूव कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सेकंड पास्टुलेट को हम किससे प्रूव कर सकते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। थर्ड पास्टुलेट क्या है, जब भी ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में। फर्क क्या है, जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो एनर्जी इमिट करता है, और जब लो से हाई एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होगा। तो ट्रांजिशन जब भी होगी, लेट्स सपोज हम ट्रांजिशन ले रहे हैं, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, तो वो एक फोटोन को इमिट भी करेगा। इस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन दो लेवल्स के दरमियान, En माइनस EP। और ये हमारे पास थर्ड पास्टुलेट है। थर्ड पास्टुलेट का डिस्कशन ऑलरेडी मैक्स प्लैंक के जो क्वांटम का थीसिस था उसमें डिस्कस हो चुका। तो डेट्स स्टिल फर्स्ट पास्टुलेट हमारे पास अभी तक प्रूव नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है क्लासिकल फिजिक्स की। सेकंड पास्टुलेट का प्रूव हम कहां से कर सकते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। थर्ड पास्टुलेट का प्रूव हमारे पास मैक्स प्लैंक के थीसिस में ऑलरेडी अवेलेबल था। इसी रिजल्ट्स को यूज करते हैं तो हम कुछ क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले क्वांटाइज है रेडियाई का, रेडियाई क्वांटाइज्ड होंगे। रेडियस का फॉर्मूला Rn है, n इज nth ऑर्बिट, n² h² 4π² k m²। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बात का सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि Rn का फॉर्मूला लिख दें तो उसके अकॉर्डिंगली याद रखिएगा। इसमें अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। हम इसे बोहर रेडियस भी बोलते हैं बिकॉज ये कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, तो डेट्स फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। R1 की वैल्यूज फिक्स्ड है, डेट इज 0.053 नैनोमीटर। ये बात भी MCQs के लिए याद रखनी है। आप इसे 0.53 ऑंगस्ट्रॉम्स भी कह सकते हैं, और आप इसे 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे R1 ले रहे हैं तो Rn किसके बराबर आ जाएगा, n² × R1। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला हो गया, क्वांटाइजेशन हो गई। दिस मींस दैट अगर पहला ऑर्बिट R1 है, दूसरा ऑर्बिट 4R1 होगा, तीसरा ऑर्बिट 9R1 होगा, फोर्थ ऑर्बिट 16R1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि फिफ्थ ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम लार्जर होगा, तो 5 टाइम्स नहीं, 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो सिंपल इज दैट फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, डेट इज 16 × R1। R1 कितना है जी, 0.053, तो मल्टीप्लाई कर दें, 16 3s are 48, 16 5s are 80 और 4 बाकी बचा हुआ था, तो ये हमारे पास 84 हो गया। तो 0.848 नैनोमीटर आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी क्वांटाइज रेडिया में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज 2πke²/nh। अगर मैं n की वैल्यूज 1 लगा दूं तो नजर आ रहा है ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी, तो डेट्स वाई ये v1/n लिखा जा सकता है। vn nth ऑर्बिट की वेलोसिटी इज इक्वल टू द v1/n। v1 की वैल्यूज याद रखिएगा, डेट इज 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यूज कांस्टेंट थी, तो डेट्स वाई ये आंसर एक कांस्टेंट वैल्यूज में निकलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से 1/137 टाइम्स लेस होती है। ये कांस्टेंट फीचर है, ये याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर v1 की वैल्यूज लगा दूं तो v1 जो है वो n/vn के बराबर होगा। तो ये एक्सप्रेशन हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, vn किसके बराबर आ जाएगा, 1/137 होल c/n। याद रखिएगा अभी तक हम जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल हैं, जनरलाइज नहीं है। अच्छा, क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, En इज इक्वल टू द -1/n² 2π² k² ma⁴ डिवाइडेड बाय h²। अब अगर हम यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज को E0 मान लें, सारे कांस्टेंट है ना, इसे E0 कह लेते हैं। E0 स्टैंड्स फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। देखिए अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो डेट से अगर मैं पूछूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यूज क्या है, तो 1 नहीं 2।
N1 ग्राउंड स्टेट के लिए है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए N2 हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, N4 हो जाएगा। तो ये बातें अपने ध्यान में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब ई नॉट की वैल्यूज क्या निकलेगी, डेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ये दोनों पॉइंट्स, दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। दिस मीन्स दैट अगर मैं इसे ई नॉट लगा दूं तो ई एन की वैल्यूज क्या निकल आएगी, माइनस ई नॉट बाय एन स्क्वायर। अब इसका मतलब है इसकी फर्स्ट एनर्जी स्टेट क्या होगी, माइनस ई नॉट, जिसे हमने ग्राउंड स्टेट बोला। सेकंड एनर्जी स्टेट क्या होगी, माइनस ई नॉट बाय 4। थर्ड एनर्जी स्टेट क्या होगी, माइनस ई नॉट बाय 9। और फोर्थ एनर्जी स्टेट क्या होगी, माइनस ई नॉट बाय 16। अगर हम वैल्यूज लगा दें तो एटलीस्ट ये फर्स्ट 4 एनर्जी स्टेट्स की वैल्यूज तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यूज निकल रही है, 4 से डिवाइडेड करके वैल्यूज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, 9 से डिवाइड करके माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और 16 से डिवाइड करके ये वैल्यूज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। नेगेटिव का साइन का सिग्निफिकेंस यही है। देखें आप जैसे जैसे अगले ऑर्बिट में जाते जा रहे हैं, यहां पर एनर्जी पहले से क्या करती जा रही है, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है यहां पर। देखिए इसमें से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो आप बता दें कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो अब सिंपल इज दैट, देखिए गलती यही होती है स्टूडेंट, E3 माइनस E1 करेंगे, हमें एनर्जी डिफरेंस लेना है ना, थर्ड पोस्टुलेट यूज करना है। तो लफ्ज था थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब E3 नहीं है। थर्ड एक्साइटेड के लिए N4 लगाएंगे तो ये E4 माइनस E1 होगा। E4 की वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की, डेट इज माइनस 0.85। E1 की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, माइनस 13.6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 13.6 से 0.85 आपने माइनस करने हैं, तो ये माइनस करते हैं तो आंसर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फोकस कीजिएगा। अगर तो हमारे पास ऑर्बिटल नंबर ही दिया गया है एंड डायरेक्टली 5 लिखा हुआ है तो हम इसे E5 ही मानेंगे, लेकिन अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कही गई, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कही गई, तो जो एक्साइटेड स्टेट का नंबर दिया गया होगा एन की वैल्यूज लेने के लिए उसमें एक प्लस करके अपने वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जी, हमारे पास एक और एमसीक्यूज है। देखें इसी तरह से एक हम डिफरेंट वेरिएशन से एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रांजिशन आई है, और ट्रांजिशन इस तरह से आई है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में आ गया। अगर वो फोर्थ से सेकंड एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एमिट कर रहा है ग्रीन लाइट को। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे दी गई। आपसे क्वेश्चन ये है कि वो कब जो है या किस ट्रांजिशन पर ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा। लफ्ज ऑब्जॉर्ब है, आप सबको पता है ब्लू लाइट की एनर्जी ग्रीन लाइट की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है अब यहां पर जो भी ट्रांजिशन लेवल्स के दरमियान डिफरेंस होगा वो इससे ज्यादा निकलना चाहिए। E4 माइनस E2 से अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन से किस साइड पर शिफ्ट हो रहा होगा, अपने हायर एनर्जी स्पेक्ट्रम की साइड पर। तो पॉसिबिलिटी है किसी जगह पर वो ब्लू लाइट को एमिट कर दे या ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब कर ले। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास ये ऑप्शन ए दी गई, वो सेकंड एनर्जी स्टेट से उठकर फोर्थ में चला जाए। अगर फोर्थ से 2 में आते हुए वो ग्रीन लाइट एमिट कर रहा था तो सेकंड से फोर्थ में जाते हुए ऑब्वियसली वो ग्रीन लाइट ही को ऑब्जॉर्ब करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन दी गई कि वो थर्ड एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट में जंप कर दे। तो थर्ड से जब वो सेकंड में जंप करेगा तो ये एनर्जी डिफरेंस इस एनर्जी डिफरेंस से तो बहुत कम है, तो डेट्स से ग्रीन से कम एनर्जी तो निकल सकती है, ग्रीन से बड़ी एनर्जी नहीं निकल सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन दी गई है वो फोर्थ से जंप कर देता फर्स्ट में। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जब ट्रांजिशन फोर्थ एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो ये 4 टूवर्ड्स 2 से तो बहुत बड़ी है, तो डेट्स से इसमें ब्लू लाइट एमिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वो फोर्थ एनर्जी स्टेट से जंप कर रहा है 1 में, तो यहां से जो ब्लू लाइट अगर निकल सकती है तो इसका मतलब है ये ब्लू लाइट अब्सॉर्ब नहीं होगी, एमिट करेगी। हाई एनर्जी स्टेट से लो में आया ना। और डी ऑप्शन दी गई है वो 1 एनर्जी स्टेट से फोर्थ एनर्जी स्टेट में जंप करता, तो ये अब्सॉर्प्शन हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लू लाइट की अब्सॉर्प्शन हो जाए। तो डेट से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या मानी जाएगी, डेट इज अ डेल्टा ऑप्शन। कुछ साइड इंफॉर्मेशन और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है जिसकी एनर्जी स्पेसिफिक होगी।
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में कोई भी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो गई, या -13.6 है, या -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या -13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? डेट हैविंग द एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती, ये कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रख सकते हैं। देखें, अगर ट्रांजिशन आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी लो एनर्जी स्टेट से कोई एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हाई एनर्जी स्टेट में जंप कर रहा है, तो ये खुद ब खुद तो नहीं कर सकता, हमें इसे एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी। एनर्जी इंपार्ट करने के दो तरीकेकार हैं, ऑप्टिकल पंपिंग करें, आप फोटोन से ये एनर्जी इंपार्ट कर दें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग करें, हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से हिट करेंगे, कोलिजन की शक्ल में से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा, इस ट्रांजिशन आने के लिए फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए, वरना फोटोन ये ट्रांजिशन टेक प्लेस नहीं कर सकता। जबकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस से लार्जर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी डिफरेंस जितनी एनर्जी लेकर आए या इससे एनर्जी लेकर आए, तो ये ट्रांजिशन को टेक प्लेस नहीं कर सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे, इसे याद रखिएगा। अच्छा जी, एनर्जी के अकॉर्डिंगली हमने एक्सप्रेशंस बनाए थे, जिसमें हमने टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकाल कर फिर टोटल एनर्जी निकाल ली थी। आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या होती है? डेट इज द ke²/2rn। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हमारे पास क्या निकली थी? -ke²/rn। और टोटल एनर्जी की वैल्यूज क्या निकली? -ke²/2rn। इसकी रेशो भी याद रखिएगा। देखिए, काइनेटिक की टोटल एनर्जी से रेशो ले तो आपको नजर आ रहा है ये सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो ये -1/1 हो जाएगी। टोटल की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी से रेशो ले तो ये 1/2 निकलेगी, और साथ में जो हमारे पास आंसर होगा वो प्लस ही निकलेगा, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। अगर काइनेटिक की पोटेंशियल से रेशो लें तो ये 1/2 निकलेगी, लेकिन अब साथ में साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव का आ जाएगा। देखिए, सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, आपसे रेशो पूछी जा सकती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी थी ना, वो 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। आप बता दें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो -2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो 10.7 को 2 से मल्टीप्लाई की जो आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव लगाकर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑप्शन में से ये ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, तो आपको आसानी से ये एनर्जीज मिल जाएंगी। तो डेट्स है, अगर काइनेटिक, पोटेंशियल या टोटल एनर्जी में से कोई एक वैल्यूज दी गई हो तो आप बाकी दोनों एनर्जीज की वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे जैसे हम अगले ऑर्बिट में जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में, तो उसके अकॉर्डिंगली रेडियस, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बढ़ रही होगी। रेडियस तो बढ़ रहा होगा, m²r1 है। पोटेंशियल और टोटल एनर्जी कैसे बढ़ रही होंगी? अभी हमने टोटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि वो ग्रेजुअली लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव होने का मतलब है वैल्यूज बढ़ रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी नेगेटिव का साइन है, तो वो भी लेस नेगेटिव हो रही होगी, तो डेट्स में वो भी बढ़ रही होगी। n के बढ़ने के साथ कौन कौन सी चीजें कम होंगी? वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। कैसे जी? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? आयोनाइज करने का मतलब है हमने उसे इस एटम से बाहर लेके जाना है, n इन्फिनिटी पर लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो ऑब्वियसली यहां पर कितनी एनर्जी चाहिए होगी? E इन्फिनिटी माइनस द E1। E इन्फिनिटी 0 होता है माइनस, और E1 की वैल्यूज क्या थी? -13.6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उसे फर्स्ट ऑर्बिट से आयोनाइज करने के लिए। और अगर वो n इन्फिनिटी में हो तो अब आयोनाइज करने के लिए कितने एनर्जी चाहिए? तो 0। तो डेट्स व्हाई जैसे जैसे अगले ऑर्बिट में जाता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपने याद रखने होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी इस चैप्टर का, डेट इज द इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। बेसिकली टर्म्स हैं, एक्चुअली थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक में आसानी ये होती है कि आपने बुक की लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है, वहीं से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो एक्सरे है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चैप्टर नंबर 16 से ऑनवर्ड फिर 19 में हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है। हमने पढ़ा कि वो इंफ्रारेड से स्टार्ट होता है, या इससे भी पीछे चले जाए तो हमारे पास रेडियो वेव्स है, और फिर हाईएस्ट में जाकर वो गैमा रेज पर चला जाता है।
गैमा से पहले एनर्जी किसकी निकली थी? एक्सरेज की। तो एक्सरेज जो है वो फोटॉन्स ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हैं, लेकिन बहुत हाई एनर्जी की हैं। और अभी हमने पढ़ा जो फोटॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रांजिशन की वजह से निकलती हैं, तो डेट्स वाई इनका आपस में लिंक बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब पहला पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारे पास लो एटॉमिक नंबर हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो उसमें हमें अभी नजर आया कि उनके दरमियान जो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होगा ट्रांजिशन लेवल में, और ट्रांजिशन लेवल में एनर्जी डिफरेंस ही एक्चुअली फोटोन की एनर्जी को तय करता है, बिकॉज थर्ड पोस्टुलेट यही था। दिस मींस दैट यहां पर पॉसिबिलिटी तो है कि मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट हो जाए, लेकिन यह पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एक्सरेज की रेंज में चले जाए। तो लो एटॉमिक नंबर में हम एक्सरेज को एमिट नहीं कर सकते, मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेज एमिट होती हैं। इसका मतलब है अब हमें अगर एक्सरेज एमिट करने हैं तो हमें हैवी एटॉमिक नंबर या हैवी मेटल्स की साइड पर जाना पड़ेगा, जैसे टंगस्टन है। इसकी वजह क्या है, क्यों यहाँ पर हमारे पास एक्सरेज निकलेंगे? क्योंकि इनके ट्रांजिशंस लेवल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, और वो कंपेरेबल हो जाएगा किससे? एक्सरेज से। तो हुज इनिशियल ट्रांजिशंस जो है वो कंपेरेबल हो जाती हैं एनर्जी ऑफ द एक्सरेज से। तो डेट्स ए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सरेज एमिट कर सके, लेकिन लफ्ज मैंने इनर्शियल बोला है। इनर्शियल क्यों बोला? देखिए, हाइड्रोजन एटम पर फोकस कीजिएगा, सबसे बड़ी एनर्जी कब एमिट होगी? सबसे बड़ी एनर्जी एमिट होगी जब सबसे बड़े से बड़ा जंप आएगा, अभी हमने डिस्कस किया। तो डेट्स वाई जितना हम क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस वाले ऑर्बिट पर जाकर फोकस करेंगे, उतनी बड़ी एनर्जी को मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो डेट्स वाई यहां पर हमें जो सबसे पहले हमें नजर आ रहे हैं ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर एमिट भी करवा दें हैवी एटम से, तो वहां पर भी हमें जो एक्सरेज की एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो डेट्स वाई हमें इनर्शियल ट्रांजिशंस चाहिए होगी। यहां पर जो हम इसमें ट्यूब यूज कर रहे होते हैं, उस ट्यूब का नाम हमारे पास कॉलेज ट्यूब है। जो मॉडर्न ट्यूब है उसका नाम है कॉलेज ट्यूब, जस्ट वैक्यूएटेड ट्यूब है। इसमें हम कर क्या रहे होते हैं? फिलामेंट को हीटअप करते हैं विद द लो वोल्टेज, और ये फिलामेंट हीटअप करता है किसको? कैथोड को। और कैथोड के हीटअप होने से यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, तो दिस मींस दैट थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस पर हिट करना है? टारगेट मटेरियल पर। अभी हमने कहा कि टारगेट मटेरियल हैवी एटम्स होने चाहिए, हैवी मेटल्स होने चाहिए। एक और बात, कंटिन्यूसली कोलिजन होती जा रही है, कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से मेल्ट होने के चांसेस होंगे। तो डेट सेट टारगेट की दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो वो हैवी एटॉमिक नंबर होगा, सेकंड उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन रेज हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये इनर्शियल तक कैसे पहुंच पाएगा? तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको नजर आ रही है किससे बढ़ सकती है? पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कर दें या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे दें, तो डेट्स है हम इस टारगेट को एनोड भी बना देते हैं और बहुत बड़ा हाई वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर देते हैं। स्टिल कंटिन्यूसली यहां पर ऐसा हो रहा होगा कि कोलिजन की वजह से हीटअप होगा, टारगेट मेल्ट हो सकता है, तो डेट से हम इसमें कूलिंग ऑयल को सर्कुलेट भी कर देते हैं ताकि वो इसे कंटिन्यूसली क्या करता जाए? कूल डाउन करता जाए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा, इनर्शियल ट्रांजिशन अगर कॉज करेंगी, तो यहां से एक्सरेज निकलेंगे। तो इसमें तीन ही पार्ट्स थे, आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स को याद रखना होगा। यहां पर ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमारे पास ये किसका रिवर्स इफेक्ट हो गया? आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जाकर जब मेटल को हिट करता है तो क्या मिट हो रहा है? फोटॉन्स। तो दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमें पास इंफ्रारेड रेडिएशन निकल आई पेस्चन में, विजिबल लाइट भी निकल आई बामर में, अल्ट्रावायलेट भी निकल आई लाइमन में, इनर्शियल ट्रांजिशन से एक्सरेज भी निकल आए। लेकिन आप जो मर्जी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको गैमा रेज नहीं मिल सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं हो सकती? गैमा रेज एमिट नहीं हो सकती। एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये जो हाई वोल्टेज है ये लाजमी तौर पर हम एसी रखते हैं। वजह क्या है? देखें, अगर आप इसे एसी रखेंगे ना तो पोटेंशियल चेंज कर गया। पोटेंशियल चेंज होने की वजह से हुआ क्या? अब जो टारगेट है वो पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये कोलिजन रेट क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, टारगेट भी नेगेटिव। तो हम इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। डेट से कोलिजन का रेट पहले से कम हो जाएगा और कूलेंट आइल इतनी देर के अंदर इस टारगेट को ठंडा कर देगा, कूल डाउन कर देगा। जी, अब हम देखते हैं जी इनर्शियल ट्रांजिशंस कैसे टेक प्लेस करेंगी। देखिए, हमारे पास एक एटम है जिसमें इनसाइड उसका न्यूक्लियस है और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट कोसेंट्रिक शेल्स में हैं। सबसे पहला शेल के होगा, एल, एम, एन एंड सो ऑन।
तो अब हमें इस तरह से करना है कि किसी एक इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, नॉकआउट करना है, ताकि वहाँ पर होल क्रिएट हो सके और जो ट्रांजिशन कॉज करे वो फिर हमारे पास एक्सरेज की सीरीज निकल सके। तो डेट्स वाई देखें, अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है ताकि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। इसको एनर्जी देने के लिए क्या हम इसे हीट अप कर सकते हैं? कतई नहीं, हम हीट से कोई बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकते। रीजन इज दैट यहाँ पर हमारे पास हैवी एटम्स हैं, तो हैवी एटम्स में अगर हमें इनिशियल ट्रांजिशंस चाहिए तो बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए। तो डेट्स वाई यहाँ पर हम काफी बड़े पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भेजेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सामने वाले NML और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इसकी एनर्जी जो है वो बहुत बड़ी होगी। डेट्स वाई ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किए बगैर डायरेक्टली कहाँ पर पहुंच जाएगा? हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रॉन के पास। और इसके लिए मैंने बोला कि इसकी एनर्जी जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। जो इसका शील्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा या कोलिजन होगा उसको अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इनर्शियल ट्रांजिशंस पर। लेट्स सपोज ये जाकर इससे हिट हो गया, इसे नॉकआउट कर रहा है। अगर नॉकआउट कर रहा है तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली जो वैकेंसी है वो वैलेंस शेल में होगी। तो डेट्स वाई पॉसिबिलिटी है कि L शेल का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके इसे फिल करे। जब L शेल का इलेक्ट्रॉन K शेल के होल को फिल करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली यहां से एक फोटोन निकलेगा। इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? डेट इज EL माइनस EK, और इस फोटोन को हम क्या कहेंगे? डेट इज द K अल्फा एक्सरेज। अगर आपसे कहा जाता कि इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। E इज इक्वल टू HF होता है और HF किसके बराबर होगा? डेट इज द HC बाय लैम्डा। तो डेट्स वाई ये इसकी वेवलेंथ यहाँ से इस फार्मूला से कैलकुलेट हो सकती है। तो हमारे पास जो है लैम्डा के अल्फा किसके बराबर निकल आएगी? डेट इज HC, और यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी वेवलेंथ के फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि अभी L का इलेक्ट्रॉन ये सोच रहा है इसे फिल करने के लिए, M का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जेटिक था, वो K में जंप कर जाता, तो अभी भी एक एक्सरेज निकलेगा। और ये जो एक्सरेज होगा ये M से ट्रांजिशन आ रही है कहाँ पर? K में। इसे K बीटा बोलेंगे, डेट इज EM माइनस EK, इसकी एनर्जी होगी। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि N का इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को फिल करता, देन निकलने वाला जो एक्सरे होगा उसे हम K गैमा एक्सरेज बोलेंगे, और इसकी जो एनर्जी होगी वो EN माइनस EK के बराबर होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर आइदर द K अल्फा, K बीटा या K गैमा निकले। ये सारे के सारे फोटॉन्स जो हैं ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये इस एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर ये एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड कर रहे हैं तो निकलने वाली एनर्जी स्पेसिफिक होगी, निकलने वाली वेवलेंथ स्पेसिफिक होंगी। दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ एक्सरेज आर नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो अब याद रखने वाली बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? तो सिंपल इज दैट टारगेट मटेरियल पर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन आ रही है उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो दैट्स व्हाई याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रही है, एंड दैट इज द टारगेट मटेरियल। इसमें अगला पॉइंट याद रखिएगा, इन तीनों एक्सरेज में से सबसे बड़ी एनर्जी किसकी होगी? तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जंप किसका आया था? K गैमा का। तो एनर्जी ऑफ K गैमा सबसे लार्जेस्ट होगी, एनर्जी ऑफ K अल्फा सबसे स्मॉलेस्ट होगी। अगर एनर्जी K गैमा की सबसे बड़ी है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी K गैमा ही की सबसे बड़ी होगी। जबकि सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी? तो एनर्जी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो डेट्स व्हाई K अल्फा की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द K गैमा, तो K गैमा की वेवलेंथ सबसे लीस्ट निकलेगी। एक बात और याद रखिएगा, इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा K अल्फा ही की होगी। इंटेंसिटी, नंबर ऑफ एक्सरेज, ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस क्या है इस K शेल के होल को फिल करने के कि L का इलेक्ट्रॉन इसको जंप करके फिल करेगा। तो डेट्स व्हाई इंटेंसिटी और वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट किसकी होती है? K अल्फा की। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट किसकी होती है? K गैमा की। अच्छा, लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास अब वैकेंसी क्रिएट हो गई कहाँ पर? L शेल में। अब अगर L शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो पॉसिबल है कि M शेल का इलेक्ट्रॉन इसे फिल करेगा। अब यहां से निकलने वाला हमारे पास फोटोन B एक्सरे कहलाएगा। ये कौन सा एक्सरे होगा? L अल्फा। देखिए वर्ड बहुत क्लियर है, L जहां पर ट्रांजिशन टर्मिनेट होगी, जैसे हमने K लिखा, K पर ट्रांजिशन टर्मिनेट हो रही थी। अल्फा, अल्फा बता रहा है L से वेरी नेक्स्ट शेल से जंप आएगा। L से अगला शेल क्या था? M। तो डेट्स व्हाई इसकी एनर्जी तय करना आपके लिए बहुत आसान हो गया।
आप इसे लिखेंगे डेट इज द EM माइनस EK EL। अगर L बीटा की एनर्जी लिखनी होती तो वो क्या लिखते, EN माइनस EL। तो डेट्स वाई याद रखिएगा, अगर आपसे K अल्फा, K बीटा या K गैमा की एनर्जीज लिखने के लिए कहा जाता तो अभी भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। जैसे K गैमा, K में ट्रांजिशंस टर्मिनेट हो रही होगी, गैमा गैमा ये बता रहा है कि दो शेल छोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो K के बाद एक शेल था L, दूसरा था M, तो डेट से N से इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो डेट से अब एनर्जी डिफरेंस क्या निकल आया, EN माइनस EK। तो ऐसी इक्वेशंस आपसे लिखवाई जा सकती हैं। इसमें अब अगली बात इस पर फोकस कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली जब इनर शेल तक की साइड पर जा रहा होगा तो ये टारगेट को हिट करेगा, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन भी होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से ये अपनी एनर्जी को लूज भी कर रहा होगा। या आप इस तरह से कह लें, जब ये टारगेट से जाकर इंटरेक्ट करेगा या हिट करेगा तो ये डीएक्सेलेट होगा। हम 16 चैप्टर में पढ़ा है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलेट करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी रेडिएट हो जाती है। तो डेट्स वाई यहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी इतने बड़े रिटार्डेशन की वजह से एक्सरेज के स्पेक्ट्रम में चली जाएगी, और इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज होगा। अब याद रखना है अच्छी तरह से, अगर इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से एक्सरेज निकले तो हम उस एक्सरेज को कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल रहे हैं, और अगर एक्सेलेटिंग या प्रॉपर वर्ड बोल दें डी एक्सेलेटिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल की वजह से एक्सरेज निकले तो वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज होगा। डी एक्सेलेशन क्यों हुई है, मैंने अभी बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा, या जब ये टारगेट को हिट करेगा तो ऑब्वियसली ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो यहां से निकलने वाले जो एक्सरेज होंगे वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज होंगे, इसे हम ब्रेकिंग रेडिएशंस भी कहते हैं और ब्रेम-स्ट्रॉलिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। ब्रेम का मतलब होगा ब्रेकिंग और स्ट्रॉलिंग रेडिएशन का मीनिंग है, तो डेट्स वाई ब्रेकिंग रेडिएशन ही का वर्ड है ये भी। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की एनर्जी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी स्पेसिफिक होगी, जबकि कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज की एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती। डेट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से बनने वाला जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे से बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। अगर एनर्जी टारगेट मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, टारगेट मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, तो अब एक्सरेज की कौन सी काइंड निकलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। और अगर एक्सरेज की एनर्जी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से आ रही है, ये एक्सेलरेट करके इधर जा रहा था और इसको एक्सेलरेट करने के लिए हमने हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, तो अगर इसकी वजह से एनर्जी आ रही है, या कोलिजन की वजह से एनर्जी आ रही है, या दो इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी आ रही है, तो जो अब स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारे पास होगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। अब कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, देखिए अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी सबसे पहले कोलिजन पर ही सारी की सारी जाया कर दे। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं अगर ऐसा हो जाए तो ऑब्वियसली अब निकलने वाला फोटोन जो होगा वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा, निकलने वाला एक्सरेज जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज से बिलोंग करेगा वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा। अगर एनर्जी हाईएस्ट होगी तो E इज इक्वल टू HF होता है, तो F भी मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी V इंटू E के बराबर निकली थी, हमने एनर्जी की जगह HF मैक्सिमम लिख दिया, तो F मैक्सिमम का एक्सप्रेशन बन गया VE ओवर H। तो लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अगर F मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या निकलेगा, मिनिमम से मिनिमम, ये C बाय लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन बन गया HC ओवर VE। तो आपको नजर आ रहा है लैम्डा मिनिमम और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वो इनवर्स है, और ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज ली जाती है। मतलब अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को डबल कर दें तो लैम्डा मिनिमम पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हमारे पास हाफ हो चुकी होगी। तो ये कुछ एक्सप्रेशन याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली हमसे कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं। जी, हमारे पास इसका एक वेव फॉर्म भी बना हुआ है, उसको याद रखिएगा। देखिए वेव फॉर्म इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप इसकी पीक्स को देखते हैं तो ये पीक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को। देखें जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी या जिसकी इंटेंसिटी सबसे होगी ज़्यादा होगी वो K अल्फा है, जिसकी इंटेंसिटी कम है या जिसकी वेवलेंथ कम है वो K बीटा है। K गैमा की पीक क्यों नहीं दिखाई, कि गैमा की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि जनरली हम ग्राफ पर उसकी पीक रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से बना होता कि हमारे पास 3 पीक्स रिप्रेजेंटेशन में आ रही होती, ये 1,
ये 2 और ये 3, तो ऑब्वियसली ये पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही होती, के गैमा को, ये पीक किसको रिप्रेजेंट कर रही होती, के बीटा को, और ये वाली पीक किसको रिप्रेजेंट करती, के अल्फा को। तो डेट से ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपसे ग्राफ बनाकर उसे लेबलिंग करवाया जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आ चुका कि अगर हमारे पास ये इस तरह से बने ग्राफ, ये एक आपके पास पीक्स आई, फिर कुछ देर के बाद एक और ट्रांजिशन को रिप्रेजेंटेशन देती है, तो अब आपको नजर आ रहा है कि वादे तौर पर ये दो सीरीज निकल रही होंगी, ये के सीरीज है, ये एल सीरीज है, तो डेट्स ये के अल्फा होगा, ये के बीटा होगा, जबकि ये एल अल्फा होगा और ये एल बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एल अल्फा की या एल बीटा की, तो ऑब्वियसली एल बीटा की। अगर ये क्वेश्चन होता कि एल बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी या के अल्फा की एनर्जी ज्यादा होगी, देखिए अभी हमने पढ़ा के अल्फा की एनर्जी के गैमा से कंपैरिजन में करें तो मिनिमम से मिनिमम निकलती है। अब एल सीरीज का एल बीटा के जो फोटोन है या एक्सरे है वो काफी बड़ी एनर्जी का है, तो अगर इनका कंपैरिजन होता तो बगैर सोचे समझे आंसर के हक में ही जाएगा। याद रखिएगा, के सीरीज से निकलने वाला स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एनर्जी का एक्सरेज भी एल सीरीज के निकलने वाले हाईएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी के फोटोन या एक्सरे से भी ज्यादा बड़ी एनर्जी रखेगा। अब इसमें याद रखिएगा, यहां पर हमें लैम्डा मिनिमम दिखाया गया, ये लैम्डा मिनिमम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा मिनिमम ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। देखिए मैं वंस अगेन बोलता हूं, अगर हमारे पास पीक को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगी, और अगर हम इस पूरे ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं जो लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का ग्राफ होगा। इसका मतलब है अगर आपसे कहा जाए लैम्डा मिनिमम जो है वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नहीं होगा। हम कुछ टर्म्स भी बोलते हैं, जैसे हम हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज बोलते हैं। नाम से ज़ाहिर है हार्ड जिसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब हुआ ऑटोमेटिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। सॉफ्ट एक्सरेज जिसकी पेनिट्रेशन कम होगी। याद रखने वाला पॉइंट है, इसकी एनर्जी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव रेंज में चली जाती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.12 से 0.1 नैनोमीटर से भी बिलो निकलती है, जबकि सॉफ्ट एक्सरेज की वेवलेंथ इससे जो होगी वो ज़्यादा बड़ी निकलेगी, जबकि एनर्जी इससे कम होनी चाहिए। पेनिट्रेशन के वर्ड से हम जस्ट हार्ड और सॉफ्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। हार्ड या सॉफ्ट का वर्ड आए तो वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा होगा, वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे से ही बिलोंग कर रहा होता है। एक बात और याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज जो है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है फिलामेंट करंट के ऊपर। जितना फिलामेंट करंट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, कैथोड उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट को हिट करेंगे उतने ज़्यादा एक्सरेज निकलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था, इसको याद रखिएगा। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज क्या हैं, तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्चर्ड बोन या डिफेक्ट इन स्टील या डिफेक्ट इन मेटल्स को हम डिटेक्ट करते हैं। उसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं, जो ब्राइटनेस होती है ना वो इनवर्सली रिलेशन होती है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे से। किस चीज़ की ब्राइटनेस, एक्सरे फिल्म की, फोटोग्राफिक प्लेट की। याद रखिएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर जब एक्सरे जाकर हिट करते हैं तो वहां पर डार्क स्पॉट बना देते हैं। तो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्राइटनेस बता रही है कि यहां पर कम एक्सरेज आए होंगे, डार्कनेस बता रहा है कि यहां पर ज्यादा एक्सरेज आकर हिट किए होंगे। तो मैंने एक रिलेशन लिखा, इसका मतलब है डार्कनेस ऑफ फिल्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज के हो गए। एक बात और याद रखिएगा, बोन जो है वो ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा अमाउंट ऑफ एक्सरेज को एज कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लैश। वजह क्या है, बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फ्लैश, दैट्स वो ज्यादा ऑब्जॉर्व कर जाएगा। जब बोन ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा तो ऑटोमेटिकली जहां जहां बोन्स होंगी वहां पर हमारे पास ब्राइटर इफेक्ट आएगा एज कंपेयर टू द फ्लैश। तो फ्लैश हमारे पास डार्कर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट से एरिया से रिप्रेजेंटेशन हो रही होती हैं। तो ये बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इसका सेकंड पॉइंट है कैट स्कैनर। कैट किस चीज का एब्रीविएशन है, दैट इज द कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफ। हमारे पास कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफ को हम एब्रीविएट करके कैट स्कैनर बोलते हैं। थिन फैन शेप्ड एक्सरेज यूज होते हैं, और इसमें जो हमारे पास इतना परफेक्ट या इतना एक्यूरेट मेथड है कि 0.1 डेंसिटी डिफरेंस को भी डिटेक्ट कर देता है। डायग्नोस्टिक टेक्निक है एबनॉर्मेलिटीज को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। एक ही पॉइंट याद रखने वाला है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोकेट कर जाए इनसाइड द न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है वो लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट निकल आएगी। डेट से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है बेसिक पास्टुलेट का। डेल्टा वी किसके बराबर होगा, H/m इंटू डेल्टा एक्स। ये हमने
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाह रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यूज जो होगी वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बराबर लगेगी। हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज द लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो हमारे पास इसका एक्रोनाइम है, ये नंबर ऑफ एंटिटेस्ट के एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया, तो डेट्स ये याद रखिएगा। इसमें हमारे पास याद रखिएगा लेजर लाइट मोर इंटेंस होगी, मोनोक्रोम होती है, सिंगल कलर की होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और कोहेरेंट होती है। तो ये हमारे पास लेजर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। लेजर लाइट हमारे पास एक विजिबल लाइट ही है, लेकिन उसमें एक ही कलर होगा और यूनिडायरेक्शनल होगी। डेट से अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास लेजर लाइट की जो स्पीड है वो ऑर्डिनरी लाइट की स्पीड से क्या फर्क पड़ेगी, नो डाउट लेजर लाइट ज्यादा इंटेंस लाइट है, लेकिन स्पीड ऑफ फोटोन तो दोनों के सेम होंगी ना। तो डेट्स व्हाई लेजर लाइट का जो फोटोन की स्पीड होगी वो वही निकलेगी जो आम विजिबल लाइट की जो हमारे पास स्पीड होती है। इसमें हम इस फिनोमिना को कैसे अचीव करते हैं, तो ये हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है स्टिमुलेटेड एमिशन से। तो लेजर लाइट का हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। कैसे अचीव करते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स ही हमने सिंपल याद रखने। देखिए सबसे पहले तो आप इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन को याद रखिएगा। आप इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन के अलावा इसे स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ज्यादा नंबर एटम कहाँ पर मौजूद होंगे, ग्राउंड स्टेट में, और कुछ एक्साइटेड स्टेट में होते हैं जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके चले गए। अगर हम किसी एक एटम को अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उस पर एक फोटोन को इंसिडेंट करेंगे, उसकी पंपिंग करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग। अगर इस फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली E2 माइनस E1 के बराबर निकली तो कोई एक एटम इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके कहां पर चला गया, अपनी हायर एनर्जी स्टेट में। तो ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन क्या कहलाई, इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन कहलाई। अब आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एटम या इलेक्ट्रॉन के रुकने का टाइम ना होने के बराबर होता है। तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड्स के अंदर अंदर ये वापस आ जाएगा। तो ये किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के रुकने का टाइम है, ये याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। जब ये वापस हटेगा तो इसके लिए आपने कोई चीज़ स्टिमुलेट नहीं की, कोई चीज़ इंड्यूस्ड नहीं की, तो ये फिनोमिना स्पॉन्टेनियस हुआ है। तो इसका मतलब है जब एक एटम अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो एक फोटोन को इमिट कर रहा होगा, डेट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। की वर्ड है, ये फोटोन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये फिनोमिना 3 से 4 दफा होता तो 3 या 4 फोटॉन्स आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते, तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट नहीं मिलनी थी, तो डेट्स ये लेजर नहीं है। तो डेट्स याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाजमी तौर पर निकलने वाला फोटोन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जाता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रिंसिपल है ऑर्डिनरी लाइट का। अब अगर हम यहां पर इस एटम को किसी एक्साइटेड स्टेट जिसमें रुकने का टाइम ज्यादा होगा आम एक्साइटेड स्टेट से 10⁻³ सेकंड तक चला जाए, तो ऐसी एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लफ्ज बोलते हैं कि ये मेटास्टेबल स्टेट होती है। मेटास्टेबल स्टेट ऑब्वियसली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अब हम यहां पर अगर एक इंसिडेंट फोटोन कर दें, अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही है कि ये फोटोन अब्जॉर्ब किसी एटम से होगा और एटम अपवर्ड जाकर क्या करेगा, जंप कर जाएगा, अब्जॉर्प्शन हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये किसी एक एटम को नीचे खींच ले। अब ये फोटोन तो अपने रास्ते पर जा रहा था, इस एटम के नीचे आने की वजह से एक और फोटोन इमिट हुआ, ये इंसिडेंट फोटोन था, ये इमिटेड फोटोन था। दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम, बिकॉज ये फोटोन भी E2 माइनस E1 एनर्जी का था, ये भी E2 माइनस E1 एनर्जी का था। इस एमिशन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो एमिशन है ये इंड्यूस्ड एमिशन या फिर हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो निकलने वाला फोटोन है वो इंसिडेंट फोटोन के ही रास्ते पर जाना चाहिए। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब ये हमारे पास किस चीज का प्रिंसिपल हो गया, लेजर का। देखें आपको एक की बजाय 2 फोटॉन्स मिल गए, लाइट इंटेंस होती जा रही है। दूसरी बात है दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों का कलर भी सेम होगा, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डेट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लेजर। लेजर्स प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले कौन सी एमिशन होगी, इंड्यूस्ड एमिशन होगी या स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। दूसरी बात, हमारे पास कौन सी एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए, इस स्टेट का नाम हम मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। तीसरी बात, पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना जरूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, देखें ये नॉर्मल पॉपुलेशन है,
नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। अगर इससे उल्टी आबादी हो जाए, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट, तो हम इसे पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये भी एक की पॉइंट था, याद रखिएगा। इसमें जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो इसके लेजर्स की एक हमारे पास काइंड डिस्कस की गई, डेट इज़ अ हीलियम नियॉन लेज़र। याद रखने वाली बात है, हीलियम इसमें पंपिंग मीडियम है और इसकी परसेंटेज ट्यूब में हम कितनी फिल करते हैं, डेट इज़ अ 85%। जो नियॉन है डेट इज़ अ लेजिंग मीडियम या एक्टिव मीडियम, इसका मतलब है लेज़र किसका बनाना है, नियॉन का। इसकी परसेंटेज ट्यूब में कितनी रखी गई होती है, 15%। अब हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, हीलियम की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 है। डेट्स है जब ये इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से लेकर जाएगा और जाकर नियॉन से हिट हो जाए, इस तरह से ये नियॉन को हिट करे कि ये इतनी काइनेटिक एनर्जी भी शिफ्ट करे। ये जो वैल्यूज है याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। तो ये नियॉन को कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट कितनी थी, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियॉन जंप कर जाएगा अपनी मेटास्टेबल स्टेट में। जब वो वहां से वापस आएगा, जंप बैक करेगा इस एनर्जी स्टेट में 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी स्टेट में, तो यहां से जो फोटोन निकलेगा वो हमारे पास लेजर का फिनोमेना एक्ट कर रहा होगा। इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये डेट इज 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नियॉन के लेजर की एनर्जी होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, डेट इज 632.8 नैनोमीटर। इसका कलर क्या होगा, डेट इज द रेड। लेज़र के यूजेस को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। मैंने 2 यूजेस लिखे। लेज़र जो है वो पोटेंशियल सोर्स है फॉर इंड्यूसिंग द फ्यूजन रिएक्शन। दूसरी बात याद रखिएगा, लेज़र से भी हम जनरेट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल इमेज को, एंड दैट इज नोन एज द होलोग्राफी। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे लेक्चर। इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा ताकि इससे आने वाले टेस्ट को आप आसानी से सॉल्व कर सके। अल्लाह हाफिज़।